स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज हम सभी जो है द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय की तीसरी सीरीज में पहुंच चुके हैं। जो द्रव्य का परिचय आप सभी को बताया जा रहा है उसके तीसरे विभाग में आप हैं। यहाँ पर हम एक नए औषधि द्रव्य को लेकर के आप सभी के बीच में आए हैं और इसका जो परिचय है इस तरीके से आप सभी को बताया जाएगा ताकि आपके दिमाग में ये सारी बातें जो हैं एक तरह से छप जाएं। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, इसका एक डिटेल नोट्स बनाइए और ताकि परीक्षा उपयोगी हो, क्योंकि अगर डिटेल में आप द्रव्य परिचय के अंतर्गत एक एक विशिष्ट औषधि द्रव्यों को अगर कवर करते जाएंगे तो निश्चित ही उससे जो प्रश्न बनेंगे परीक्षा में आपको बहुत ही ज़्यादा उससे लाभ होगा। और एक चीज़ और आपको अपडेट के तौर पे हम बता दें कि हम जो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो क्लास है जिन्होंने भी अभी तक नहीं ली है उसमें लगभग चीज़ें कवर करा दी गई हैं। अगर आप क्लास लेते हो तो सारी चीज़ें आपको कंटेंट सेक्शन में वैसे ही मिल जाएंगी जैसे अभी तक क्लासेस चली हैं। और जल्दी ही हम ऐसी भी कोर्स प्लानिंग कर रहे हैं जिससे आपको पार्ट वाइज कोर्स दिया जा सके। तो अभी तक अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया होगा तो गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहाँ से आप आयुर्भास्कर सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको ऐप हमारा मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप गूगल सर्च इंजन में आयुर्भास्कर लिख करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ से ऐप में लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सी सारी जो है स्पेसिफिकेशन है हमारे कोर्स की, आप एक बार ऐप को इंस्टॉल करके सारी चीज़ें डिटेल में चेक कर सकते हैं। देखते हैं कि कौन सा औषधि द्रव्य है। तो इस क्लास का जो तीसरा औषध द्रव्य है वो है एरंड, जिसको हम लोकली जो है रेड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड़ कहा जाता है इसे, और इसे एरंड भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इसके। हिंदी में हम इसको रेंडी, एरंड या अरंडी भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा इसका जो है तेल होता है जो कि एक तरह से कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा काम करता है। पेट साफ करने के लिए इसका तेल प्रयोग में लिया जाता है, जिसको इंग्लिश में कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, रेड़ का तेल कहा जाता है। रेड़ आपने देखा होगा, बाग बगीचों में भी देखा होगा, जंगल झाड़ियों में आपने देखा होगा। इस तरह की संरचना है देहात रीजन में या जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे भी यह जो है विकसित हो जाता है। कांटेदार इसके फल लगे हैं और हस्तकर्ण जैसा इसका पत्ता होता है, मतलब कि हाथी के कान के समान इसके पत्ते चौड़े होते हैं। इस तरह के पत्ते इस पे लगे होते हैं। बहुत ही बेहतरीन औषधि द्रव्य है। एक तरह से इसका आयुर्वेद में बहुत ही सारा प्रयोग किया जाता है। इसके चूर्ण का प्रयोग होता है, इसके तेल का प्रयोग होता है, इसके क्वाथ का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारा प्रयोग इसमें होता है। तो बारी बारी से सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो हिंदी नाम इसका जो है रेंडी है, एरंड है, अरंडी है। तो हिंदी में हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। लैटिन नाम इसका है रेसिनस कोम्यूनस। क्या है? रेसिनस कोम्यूनिस इसका जो है लैटिन नाम है। अंग्रेजी में इसको हम कैस्टर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैस्टर ऑयल अगर बोलेंगे तो मतलब इसका रेड़ का जो तेल है उसे हम अंग्रेजी में कैस्टर ऑयल कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बस इसका नाम जो है कैस्टर ही है। और अगर कैस्टर ऑयल लिखा है तो आप इसको रेड़ का तेल कह सकते हैं, रेड़ का तेल। ठीक है, गण क्या है? अगर आचार्य चरक के अनुसार देखें तो आचार्य चरक इसे भेदनीय गण में रखते हैं, शेवदो पग में रखते हैं, अंग मर्द प्रशमन में रखते हैं, मधुर स्कंद में रखते हैं। देखते हैं भेदनीय का मतलब क्या। आचार्य चरक भेदनीय गण में इसलिए रखते हैं क्योंकि यह दोषों का भेदन करता है। जैसे अगर मल शरीर में सिक्त पड़ गया है तो अगर इसका प्रयोग करते हैं तो उनको भेद करके द्रवित करके बाहर लेकर के आएगा, मतलब कि लिक्विड में बदल देगा और शरीर से बाहर लेकर आएगा, मतलब लूज मोशन कराएगा। स्वेदोपग इसलिए क्योंकि यह स्वेद उत्पन्न करता है, शरीर में पसीना उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त क्या है? अंग मर्द प्रशमन कह रहा है। अंग मर्द का मतलब क्या है? शरीर में जकड़न, ऐठन, मरोड़, तो उसका प्रशमन मतलब उसको नष्ट करता है, शमन करता है, उसमें काम में लिया जाता है। मधुर स्कंद है, मतलब कि एक तरह से मधुर स्कंद कहने का मतलब क्या? मधुर रस है। और इस तरह से इसके गणों को चरक ने अपने अंतर्गत रखा है। के अनुसार अगर देखा जाए कि सुश्रुत ने किन गण में इसका प्रयोग किया है, किन गणों में इसको सम्मिलित किया है, तो ये कहते हैं कि ये जो है विदारी गंधादि गण का है, अधोभागहर है, वात संसमन है। तो विदारी गंध आदि का मतलब क्या है? जो विदारी गंध के जो समूह के जो भी औषध द्रव्य हैं उनको उसमें ये सम्मिलित करते हैं सुश्रुत। और अधोभागहर है, वात संसमन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उस गण में भी सुश्रुत इसको सम्मिलित करते हैं।
पर्याय अगर देखेंगे तो पर्याय ज़्यादातर ही परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि आपको मुख्य रूप से अगर औसत द्रव्य का नाम देगा तो आप इजीली समझ जाओगे, इसलिए पर्याय ही दे देगा कि यह जो है किस औसत द्रव्य का नाम है। तो पर्याय में अगर देखें तो इसे हम कहते हैं गंधर्व हस्त। क्या कहते हैं? गंधर्व हस्त कहा जा रहा है। पंचांगुल इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्ता जो है उस पर 5 उंगलियों जैसी संरचना होती है, इसलिए पंचांगुल कहते हैं। चित्रबीज है, वातारी इसे कहा जाता है, चित्रक भी कहते हैं, उरुबुक कहते हैं, हस्तिपर्णक कहते हैं। अभी बताया ना हाथी के कान के जैसा पत्र है, इसलिए हस्तिपर्णक कहा जा रहा है। उत्तान पत्रक है, उल्टा पत्रक। उत्तान का मतलब क्या है? मतलब कि सीधे ऐसे पूरी तरह से फैला हुआ होता है, इसलिए इसे उत्तान पत्रक भी कहते हैं। हस्तिकर्ण भी कहते हैं। तो हस्तिपर्णक भी कह रहा है, हस्तिकर्ण भी कह रहा है। हस्तिपर्णक का मतलब यहाँ पे हाथ की तरह संरचना होगी, इसलिए हस्तिपर्णक कह रहा है, और हस्तिकर्ण का मतलब हाथी के कान की तरह संरचना है। तो संस्कृत में विवेचना जो है, नाम ज़्यादातर उनके स्वरूप के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर नाम दिया जाता है। तो इसलिए पर्याय के स्वरूप जो है, जो नाम है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अगर ध्यान भी आपको देना है तो हस्तिकर्ण याद रखिएगा, हस्तिपर्णक याद रखिएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पंचांगुल याद रख सकते हैं, चित्रबीज याद रख सकते हैं। तो इस तरह के जो नाम है इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जो पर्याय के रूप में कंप्लीट कर सकते हैं। पत्र की अगर बात करेंगे, पत्तों की, तो पत्र वृंत जो होता है, पत्र वृंत मतलब कि जो इसका गोलाकार जो संरचना है वह लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब इसके व्यास की बात करते हैं, जितना ये हिस्सा घेरता है, लंबा होता है, 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। पत्र वृंत जो है, इसका जो पत्ता बताया जा रहा है, 2 से 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। पुष्प की अगर बात करेंगे तो इसमें जो पुष्प पाया जाता है एकल लिंगी होता है। कैसा होता है? एकल लिंगी। जैसे द्विलिंगी अगर बोलेंगे तो नर पुष्प और मादा पुष्प अगर बोलें, स्त्री पुष्प या पुरुष पुष्प की बात अगर की जाए तो वह जो है अलग अलग नहीं होते हैं। इसमें बस एक ही पुष्प होता है जिसको एकल लिंगी कहते हैं। और पुष्प इसमें कौन सा पाया जाता है? पुरुष मतलब कि पुंकेसर होता है, मतलब कि पुल्लिंग पुष्प ही पाया जाता है इसमें। ठीक है, नर पुष्प होता है जिसका व्यास लगभग 0.75 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो इसमें पुंकेसर होता है। अगला अगर हम देखें, आपको बता दें कि एरंड जो है आयुर्वेद में द्रव्य परिचय के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन औषधि के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इसके गुण और प्रयोग बहुत सारे हैं, इसलिए इसको इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि कहा गया। फल की अगर बात करेंगे तो अभी आपने फल फिगर में देखा था, गोलाकार होता है, पक्वावस्था में हरित वर्ण, मतलब कि जब ये पक रहा होता है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो हरे रंग का होता है और मृदु कंटक युक्त होता है। मतलब कि जो कांटे इस पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाथ में पकड़ेंगे तो चुभ जाएगा, ऐसा नहीं। मुलायम कांटे होते हैं, हाथ में पकड़ने पे दब जाते हैं, चुभते नहीं हैं। बीज कैसा होता है? प्रत्येक फल में 3-3 बीज होते हैं। हर एक फल अगर हम तोड़ेंगे, उसको तोड़ के बाहर निकालेंगे तो हर फल में 3 बीज ही निकलेगा, ज़्यादा बीज नहीं निकलते हैं। बीज भी गोलाकार होते हैं, चपटे होते हैं, और अगर बोले तो 4 से 12 मिलीमीटर का इनका आकार होता है, mm के ये होते हैं। मूल की अगर बात करेंगे तो ऊपर के भाग में मोटा होता है। जड़, मूल का मतलब क्या है? जड़। ऊपर की भाग में मोटाई होती है तथा नीचे कैसा होता है? पतला इसका जो है जड़ पाया जाता है। ऊपर मोटा होता है, नीचे पतला। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत में सब जगह पाया जाता है। मुख्यतः यह 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जा सकता है। भारत में सब जगह देखा जाता है। लगभग अगर देखें तो ऊंचाई की बात करें तो 3000 फीट की ऊंचाई तक इसको देखा जा सकता है, या उत्पत्ति इसकी होती है, उतनी ऊंचाई तक पाया जाता है। प्रजाति की बात करें तो 2 तरह के एरंड होते हैं, श्वेत एरंड, सफ़ेद रेड़, और रक्त एरंड, मतलब कि लाल रेड़। तो अब यहाँ पे जो विवेचना बताई जा रही है, जो प्रजाति बताई गई, इनके बीज के स्वरूप और संरचना के आधार पर बताई गई है। मतलब श्वेत एरंड मतलब उसका बीज सफ़ेद रंग का है, जो श्वेत एरंड है, और रक्त एरंड मतलब जिसका बीज जो है हल्का लाल रंग का है। ठीक है। गुण कर्म की बात करेंगे तो इसका रस कैसा होता है? मधुर होता है। जब मधुर है तो यहाँ पे विपाक इसका जो है कटु हो जाता है, वीर्य हो जाता है इसका उष्ण। और गुड़ कैसा है? गुरु है, सूक्ष्म है, स्निग्ध है, तीक्ष्ण है। तो आप देखिए कि गुड़ में अगर देखें तो सारे गुड़ इसमें हैं, गुरु भी है, सूक्ष्म भी है, स्निग्धता भी रखता है। स्निग्धता मतलब कि शरीर में आर्द्रता लाता है, नमी लाता है। तीक्ष्णता है, तेजी से अवशोषित होता है। तासीर इसकी गर्म है,
और जो जठराग्नि का विषय है, जठराग्नि जिस रस का पाचन करती है तो वह जो रस में परिवर्तित करती है वो कटु रस हो जाता है, लेकिन इसका जो खुद का रस है वो मधुर है, मीठे रस का ये औषध द्रव्य है। दोष कर्म क्या है? कफ और वात का शमन करना इसका दोष कर्म है। कफ को भी नष्ट करता है, वात को भी नष्ट करता है। अन्य कर्म क्या है? शूलघन है, दर्द नाशक एक तरह से कह सकते हैं, या शूलघन उसे कहते हैं। वात में ज़्यादातर शूल उत्पन्न होता है, तो शूलघन कहने का मतलब क्या? सुई चुभ होने जैसा दर्द, उसमें यह काम करता है। रेचन है, रेचन का मतलब जो दोष कर्म है, जो दोष शरीर में हैं उनको खींच करके बाहर निकालता है। रोगघनता की अगर बात करें, रोगघनता तो शूल में मतलब कि दर्द में, शोथ सूजन में, कटी बस्ती सिर की पीड़ा। कटी मतलब आपका हो गया कि कमर की बात की जा रही है, बस्ती मूत्राशय क्षेत्र की बात की जा रही है, सिर मस्तिष्क की बात की जा रही है। कटी क्या है? कमर की बात कर रहे हैं, बस्ती मूत्राशय की बात हो रही है, और सिर किसको कहा जा रहा है? मस्तिष्क को। मस्तिष्क, अब सिर का मतलब सर से, बाहरी सिर से नहीं, मतलब है इंटरनली मस्तिष्क पीड़ा है, वेदना है, उसमें काम करेगा। उदर रोग, पेट से संबंधित जितने रोग हैं उसमें काम करता है। ज्वर में काम करता है, व्रग्न में काम करता है, श्वास मतलब सांस संबंधित विकारों में, आनाह में, थकावट वगैरह में, कास खांसी में, कुष्ठ लिप्रोसी में, आमवात, खाना अगर नहीं पचा है, सड़ रहा है और आम रस का पाचन नहीं हो रहा है तो उसे हम आमवात कह सकते हैं, तो आमवात नाशक भी है। तो इस तरह से इसकी रोगघनता है, मतलब इन रोगों में या मुख्यतः कार्य में लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्य इसके होते हैं। अगर अन्यत्र अगर देखें तो इसके और भी प्रयोग हैं जो कि विशिष्ट योगों के साथ प्रयोग में लिया जाता है। आपको बता दें कि रेड़ जो है कभी कभी वात का शमन करने के लिए गरम करके पत्ते को उस पर सरसों का तेल लगा करके, अगर किसी को आम वात है, गठिया वगैरह हुआ है, उसमें भी प्रयोग में लिया जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। ठीक है, यहाँ पे और देखें कि इसका प्रयोज्य अंग मतलब कि इसका क्या क्या चीज़ प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका मूल, जड़ भी प्रयोग में लेते हैं, पत्ता भी प्रयोग में लिया जाता है, बीज भी प्रयोग में लेते हैं और तैल भी प्रयोग में लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मूल, पत्र, बीज और तैल ये प्रयोग में लिया जाता है। तो अब अगर देखें तो तैल को हम किनारे कर सकते हैं क्योंकि प्रयोज्यांग बोल रहा है, तो जो छूप है या औषध द्रव्य है उसके कौन कौन से विभाग हम प्रयोग में ले रहे हैं। तो तेल कोई विभाग नहीं है, पत्र, बीज और मूल उसको प्रयोग में लिया जाता है। मात्रा कितनी प्रयोग में लेते हैं? अगर तेल प्रयोग करेंगे तो 1 पल प्रयोग में लिया जा सकता है। 1 पल मतलब 40 ग्राम के लगभग हमें जो है इसको प्रयोग में लेना है, इससे ज़्यादा प्रयोग में नहीं लेना है। विशिष्ट कल्प अगर बोल सकते हैं या विशिष्ट योग बोल सकते हैं, कौन कौन से औषध द्रव्यों में इसका सम्मिश्रण होता है। तो यह जो है एरंड सप्तक क्वाथ, बाज़ारों में एरंड सप्तक क्वाथ मिलेगा, उसमें यह मूल रूप से मिलाया जाता है। एरंड पाक भी मिल जाएगा, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। और गंधर्व हस्त तैल मिलता है, उसमें भी विशिष्ट योग के तौर पे रेड़ को मिलाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक 3 औषधि द्रव्यों को हमने जो है द्रव्य परिचय के अंतर्गत कवर कर लिया और हमारा टारगेट है कि लगभग 10 से 20 औषधियों को हम कवर कराएंगे। उसके बाद से फिर हम भेषज कल्पना में निर्माण विधि लेकर के आएंगे आपको। इसी तरीके से एक एक औषध द्रव्य का निर्माण हम आपको यहाँ पे बताएंगे और वो सभी आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और फिर से एक बार हम बता दें आपको कि क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं और सभी आयुर्वेद विभाग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ तक वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ डाउट्स रह जाते हैं क्लास से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप लिखा कीजिए, कमेंट आपके पढ़े जाते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाता है। जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो बताई भी जाती है कमेंट में ही, तो उन चीज़ को ध्यान में रखा कीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि डेली अपडेट जो होती है आपको मिलती रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।